सेपरेशन ऑफ पावर्स। सो हम लोग जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने दो फीचर्स अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो फीचर था वो था फेडरलिज्म का, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि हमारे इंडिया में क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, स्टेट लेवल, यूनियन लेवल एंड लोकल लेवल की गवर्नमेंट हमारे देश में है। फिर हमने बात की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो कैसे बनती है, लोगों के द्वारा वोट देके बनाई जाती है। मतलब लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देके चुनते हैं। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम है, मतलब कि हमारे देश का कोई भी अडल्ट जो है वो वोट दे सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, और इसी तरीके से कोई भी पर्सन जो है वो इलेक्शंस में खड़ा भी हो सकता है। Now we are going to discuss the third important feature of the constitution, and that is separation of powers. According to the constitution there are three organs of government. तो constitution के मुताबिक गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, तीन अंग हैं। These are the legislatures, the executive and judiciary. कौन कौन से तीन ऑर्गन हैं? पहला है legislature. legislature में क्या होता है, एक तरीके से रूल्स रेगुलेशंस ये सब बनाए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, उन डिसीजंस को, रूल्स को, रेगुलेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है कि भाई रूल्स रेगुलेशंस तो बना दिए बट अगर उनको इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे तो फायदा क्या। तो लेजिस्लेचर जो है, गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेचर वाला पार्ट है, ऑर्गन है, ये क्या करता है, रूल्स रेगुलेशंस को बनाता है। एग्जीक्यूटिव उनको इंप्लीमेंट करता है। और जुडिशरी जो है, ये वाला ऑर्गन क्या करता है, ये देश में देखता है कि सब कुछ सही तो है, न्याय देने का काम करता है लोगों को, राइट। द लेजिस्लेचर रिफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो लेजिस्लेचर में क्या होता है, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग होते हैं जिन्हें कि हमने वोट देके चुना है। वही लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ये विधानसभा ये सब चलता रहता है, उसमें क्या होता है, लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट्स वगैरह कर रहे होते हैं, इश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो उस टाइम पे वो क्या कर रहे होते हैं, किसी मुद्दे को डिस्कस कर रहे होते हैं ताकि उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस लॉज जो है वो बनाए जा सके। तो लेजिस्लेचर में क्या होता है, हमारे द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव जो है वो लोग हैं जो कि इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री। अब जुडिशरी की बात करें तो ये वो सिस्टम है जो कि कोर्ट्स वाला सिस्टम है, मतलब जहां पे लोगों को न्याय देने का काम हो रहा है। In order to prevent the misuse of powers by any one branch of the government, Constitution says that each of these organs should exercise different powers. अब हमें पता है कि ये सभी जो ऑर्गन्स हैं ये बड़े ही पावरफुल हैं। लेजिस्लेचर के पास बहुत अच्छी पावर है रूल्स रेगुलेशंस बनाने की। एग्जीक्यूटिव के पास भी पावर है कि वो उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है, कितने अच्छे से करे कितने बुरे से करे वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंड करता है। और जुडिशरी जो है इसके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी पावर है कि वो किसी भी पर्सन को गुनहगार ठहरा सकती है और किसी को भी इनोसेंट बना सकती है, राइट। तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये जो ऑर्गन्स हैं, ये जो लोग हैं जिन जो कि इन ऑर्गन्स में हैं, जो कि लेजिस्लेचर में है, एग्जीक्यूटिव में है, जुडिशरी में है, ये लोग हो सकता है अपनी इस पावर का गलत इस्तेमाल करें। तो इसी के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि हर एक जो ऑर्गन है उसका अपना काम होगा, उसकी अपनी पावर्स होंगी। मतलब कि कोई किसी के काम में एक तरीके से टांग नहीं अड़ाएगा। तुम्हारी अपनी ड्यूटीज हैं, तुम्हारी अपनी पावर्स हैं और तुम्हारी अपनी, मतलब कि ये लोग एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ा सकते, सबका अपनी अपनी पावर्स हैं। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर्स बिटवीन ऑल थ्री। अब क्या हो रहा है कि सबकी अपनी अपनी पावर्स, अपने अपने काम जो है वो डिफाइन कर चुके हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि एक तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा काम किसे करना है। दूसरा, एक जो पार्ट है, एक जो ऑर्गन है उसके द्वारा काम किया हुआ दूसरे जो ऑर्गन है वो उसको चेक कर सकते हैं कि क्या इसने ये काम सही किया है कि नहीं। अब मान लो कि किसी एग्जीक्यूटिव ने कोई गलत तरीके से किसी लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया या कहीं पे लॉ इम्प्लीमेंट किया ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो जुडिशरी है वो इसको सजा दे सकती है। वो अपना काम निभा रही है, यहाँ पे वो अपना रोल निभा रही है, लोगों को क्या करने का, न्याय देने का। तो इस तरीके से अगर कोई यहाँ पे गलत काम करेगा तो उसको ये सजा देगी। वो इसके काम में टांग नहीं अड़ा रही बट अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है कि वो लोगों का ध्यान रख रही है कि वो कहीं पे अन्याय ना हो। इस तरीके से ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे को चेक करने का भी काम करते हैं कि इनमें से कोई जो दूसरा ऑर्गन है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज्ड इन दिस चैप्टर। तो हम ना बहुत जगह पे स्टेट जो वर्ड है इसका इस्तेमाल करते हैं।
दिस डज नॉट रेफर टू द स्टेट गवर्नमेंट। और मैंने आपको बताया भी है पढ़ाते समय कि ये जो वर्ड है स्टेट, इसको हम स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं कि पंजाब गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, हम इसको, जो वर्ड स्टेट है, इसको हम यूज करते हैं गवर्नमेंट से अलग बताने के लिए, क्योंकि मैंने वैसे कभी कभी होता है हम स्टेट और गवर्नमेंट को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कि यहाँ पे स्टेट ऐसा काम कर रही है, हम क्या देते हैं जी गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है। बट स्टेट और गवर्नमेंट जो है वो दो डिफरेंट चीज, राइट। तो जब हम इस तरीके से स्टेट वर्ड का यूज करते हैं तो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं बोलना चाह रहे, हम गवर्नमेंट को स्टेट से डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज। अब गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि वो लॉज को बनाए और उन्हें एनफोर्स करे। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद द इलेक्शन। अब जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन के साथ बदल सकती है। जैसे अभी हम प्रेजेंट में देख रहे हैं बीजेपी की गवर्नमेंट है और इससे पहले किसकी थी, कांग्रेस की। तो गवर्नमेंट जो है वो बदलेगी, आएगी और जाएगी, चेंज होती रहेगी। The state, on the other hand, refers to a political institution that represent a sovereign people who occupy a definite territory. अब स्टेट की बात करें तो स्टेट वो सिस्टम है जिसका पार्ट गवर्नमेंट है, ठीक है। मतलब कि एक देश में क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, क्या सिस्टम है, किस तरीके से उस देश के लोग रह रहे हैं, राइट। तो स्टेट क्या करता है, किसी देश के जो सॉवरेन लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि गवर्नमेंट एक तरीके से ऐसी चीज है जो कि आएगी और जाएगी और लोगों से बनी हुई है कि लोग जो है वो चेंज हो जाएंगे। बट जो स्टेट है वो एक सिस्टम है, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट है वो इस सिस्टम में काम कर रही है। सो वी कैन दस स्पीक ऑफ इंडियन स्टेट, द नेपाली स्टेट एक्सेट्रा। और इसी तरीके से हम अगर बात करें स्टेट का इस्तेमाल करें हम इसको एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो हम इसे कह सकते हैं कि इंडियन स्टेट, राइट। कि इंडिया का अपना एक डेफिनेट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंडियन स्टेट बोल सकते हैं। नेपाल के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को बोलने के लिए हम नेपाली स्टेट बोल सकते हैं, राइट। द इंडियन स्टेट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम बात करें इंडिया में कैसा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, तो वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब कि यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो चलती है। द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट। और जो गवर्नमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव है वो स्टेट का पार्ट है। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के अंदर रह के काम कर रही है, उसका पार्ट है वो। द स्टेट रेफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद इट। और हम बोलें तो जो स्टेट है वो गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा अलग है और इसको हमें इंटरचेंजेबली इस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए। अब आप जैसे आगे पढ़ोगे ना बड़ी क्लासेस में तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होने लगेगी कि कहीं कहीं पे स्टेट जो है वो किस संदर्भ में लिखा हुआ है, किस लिए लिखा हुआ है। तो वो आपको धीरे धीरे जितना आप बुक्स पढ़ोगे उतना क्लैरिटी आती जाएगी। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट की डेफिनेशन देता है। तो अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप आर्टिकल 12 को पढ़ सकते हो, और अगर आप में से किसी ने पढ़ा है तो आप कमेंट्स में जरूर बताओ। So here what is written, members of the Constituent Assembly feared that the executive might become too strong and ignore its responsibility to legislature। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्हें ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएं, बहुत ज्यादा ताकत उनके पास आ जाए और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ के क्या करें, लेजिस्लेचर को ओबे ही ना करें। मतलब कि उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दे। लेजिस्लेचर कौन, जो रूल्स और रेगुलेशन बना रहा है, और एग्जीक्यूटिव कौन, जो कि उन रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। The assembly therefore included a number of provisions in the constitution to limit and control the action taken by executive branch of the government as a whole। तो अभी इसी डर के चलते जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने क्या किया कि बहुत सारे जो है प्रोविजंस लाए, ताकि ये जो मिसयूज ऑफ पावर का डर था कि एग्जीक्यूटिव्स कहीं अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर लें या हद से ज्यादा पावरफुल ना बन जाए, उसकी वजह से बहुत सारे प्रोविजंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए, ताकि एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है गवर्नमेंट की, अगर वो कोई गलत डिसीजन लेती है, अगर वो लेजिस्लेचर को इग्नोर करती है, तो उसको रोका जा सके। उस चीज के लिए काफी सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं।